गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं अजमानती अपराध क्या है, अजमानती अपराध में जमानत कैसे मिलेगा उसके बारे में, जिसको इंग्लिश में नॉन बेलेबल ऑफेंस भी बोलते हैं। तो उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस पे बेल कैसे प्राप्त करें उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो दिया हुआ कि अजमानतीय अपराध में अभियुक्त जमानत के अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता, मतलब वहाँ पे बेल एज अ राइट उसको नहीं मिलता है। ऐसे मामले में जमानत देना या नहीं देना न्यायालय के विवेक पे निर्भर करता है। अपराध दो प्रकार के बांटा गया है, पहला है एक बेलेबल ऑफेंस और दूसरा है नॉन बेलेबल ऑफेंस या जमानती अपराध या जमानती अपराध। तो जमानती अपराध है, वहाँ पे आप लोगों को एज अ राइट जनरेट हो जाता है, मतलब अधिकार पूर्वक आपको जमानत मिलती है, जो कि थाने से ही आप लोगों को मुचलका पे छोड़ दिया जाता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मुचलका पे क्या कैसे छोड़ सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जो अजमानती अपराध होता है उसके लिए न्यायालय के विवेक के ऊपर निर्भर करता है और इसके अलग आलेख में अजमानती अपराध की दशा में कानून के संबंध में उल्लेख भी किया गया है। तो यहाँ पे जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसका सीआरपीसी के जो सेक्शन है 437, 438 और 439 तीनों में प्रावधान दिया गया है। एक अग्रिम जमानत है बेल और दूसरा रेगुलर बेल है। तो 437 और 439 जो है आप लोगों का रेगुलर बेल में आता है, तो उसमें एक सेशन कोर्ट और लोअर कोर्ट में आप लोग इसको बेल के लिए आवेदन लगा सकते हैं और वहां पर फिर आपको बेल मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे मेन चीज क्या है, यहाँ पे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी अगर आप लोग अजमानती अपराध करते हैं तो वहाँ पे बिना वारंट के पुलिस वाला उसको गिरफ्तार कर सकता है और न्यायालय में उसको 24 घंटे के अंदर उसको पेश करेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। धारावान में यह भी स्पष्ट है कि जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को अजमानती अपराध पर गिरफ्तार किया जाता है तो वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, और उसे निरुद्ध मतलब गिरफ्तार करके उसको जेल में रखा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय के विभिन्न किसी भी न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा और ऐसे न्यायालय द्वारा जमानत को छोड़ा जा सकेगा, मतलब छोड़ेगा ही ये जरूरी नहीं है, लेकिन छोड़ सकते हैं। कहाँ से? कोर्ट से। लेकिन ऐसे मामले में जमानत से इनकार किया जा सकेगा यदि अपराध मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय है। मतलब आप लोगों को अगर मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध से रिलेटेड अगर आप लोगों ने कोई भी अपराध किया हुआ तो वहां पे आप लोगों को बेल मिलने में मुश्किल हो सकती है। तो आप देखते हैं अभिप्राय हुआ कि उच्चतम न्यायालय और सेशन न्यायालय के विभिन्न किसी न्यायालयों के द्वारा मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों में अभियुक्त को सामान्यतः जमानत पर नहीं छोड़ सकेगा। यह साथ ही ऐसे मामले में अभियुक्त को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकेगा जो संज्ञेय अपराध हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभियुक्त मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष किया जा चुका है तो उसको भी यहाँ पे जमानत पे नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो जो पहले से भी अगर किसी को किसी और केस में आपको सजा हो चुका है जो कि 7 साल का हो, आजीवन कारावास से हो और आप लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया, फिर भी आपको यहाँ पे जमानत पे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 3 वर्ष से अधिक किंतु 7 वर्ष से कम अवधि कारावास से दंडनीय अपराध में 2 बार से अधिक दोष किया जा चुका है तो वहां पे भी आपको बेल मिलने में मुश्किल हो सकती है। लेकिन इसका यह अपवाद है कि अर्थात उपरोक्त मामले में अभियुक्त को जमानत छोड़ा जा सकेगा यदि 16 वर्ष से कम आयु का है तो उसको छोड़ा जा सकेगा, और अगर कोई लड़की है, स्त्री है तो उसके लिए भी यहाँ पे छोड़ा जा सकता है। कोई रोगी है, किसी को कोई बीमारी वगैरह है या शिथिलांग है, विकलांग वगैरह है तो उनको भी यहाँ पे छोड़ा जा सकता है। फिर ऐसे मामले में जमानत का आदेश देने के पूर्व लोक अभियोजन को सुनना आवश्यक होगा। लोक अभियोजन मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसको भी सुनना जरूरी होगा। कौन से केस में? जब मृत्युदंड से हो, आजीवन कारावास से संबंधित जो भी हो, 7 वर्ष से अधिक के सजा वाले हों, तो उपरोक्त विवेचना में यह स्पष्ट होता है हो जाता है कि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय के विभिन्न न्यायालयों की अजमानती अपराध में जमानत स्वीकार किए जाने की शक्ति सीमित हो जाती है। यहाँ पे विचारणीय बिंदु 437 के अंतर्गत जमानत की प्रार्थना पत्र में विचार करते समय न्यायालय द्वारा निम्नलिखित बातों को ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। मतलब आप लोगों को किसी भी केस में अगर आपको जमानत मिलता है तो उसमें क्या क्या चीज देखा जाता है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपराध की गंभीरता, मतलब वो
अपराध जो है वो किस प्रकृति का है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको जमानत मिलेगा कि नहीं। दंड की मात्रा पे भी डिपेंड करता है कि आप लोगों को जो आप लोगों ने अपराध किया है उसमें आप लोगों को कितने वर्ष का कितने साल का दंड है, कितना फाइन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और नेक्स्ट है यहाँ पे साक्ष्यों को तोड़ने की आशंका। अगर ऐसा लगता है कि अगर आपको जमानत पे छोड़ दिया जाएगा तो जो भी गवाह है उसको आप लोग डरा धमका सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका बेल होने में परेशानी हो सकती है। और दूसरा यहाँ पे प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अगर ऐसा लगता है कि हाँ जो ऐसा लग रहा है कि वाकई में आप लोग अपराध किया हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आपको वहां पे जमानत मिलने में मुश्किल हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लवकेश सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि धारा 437 के अंतर्गत जमानत प्रार्थना पत्र को निस्तारण के समय न्यायालय निम्नलिखित बातों पर विचार करना चाहिए। पहला क्या है, आरोप की प्रकृति पे, कि वो आरोप है उसका नेचर ऑफ ऑफेंस के ऊपर देखना है, दंड की गंभीरता को देखना है, साक्षियों को बहलाने फुसलाने की आशंका को देखना है, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया का समाधान है, ये सबको वहां पे देखना रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं जमानत में प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय साक्ष्य की गुड़ागुड़ पर नहीं जाना चाहिए। जमानत के प्रार्थना पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने का कारण बता देने से पर्याप्त मात्रा पर्याप्त है। अभियुक्त के लंबे समय से कारागार में होना और मामले में समझौता होना संभावना है तो जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने की आधार भी हो सकता है। मतलब अगर आप लोगों को समझौता होने का भी अगर चांस है तो उसमें भी आप लोगों को बेल हो सकता है। तो जैसे आप लोगों को कोई भी केस हुआ तो वहाँ पे जो प्रार्थी है जिसके खिलाफ जिसने एफआईआर दर्ज किया है उसके भी अगर कोई शपथ पत्र वगैरह आप उससे लगा सकते हैं कि वो कंसर्न है उससे मतलब समझौता करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको बेल मिलने में आसानी होगी। वस्तुतः जमानत का आदेश देने के पूर्व न्यायालय की यहाँ पे व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज और हित की संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। जमानत का मुख्य उद्देश्य विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति की सुनिश्चित करना है। मतलब अगर बेल हो जाता है तब भी उसको कोर्ट में जब भी पेशी होगा या पुलिस वालों को जब जरूरत होगा तो उसको वहां पे उपस्थित होना पड़ेगा। इनका उद्देश्य न तो दंडात्मक है और ना ही निवारणात्मक है। ठीक है, मतलब यहाँ पे निर्णय भी नहीं हो रहा है और यहाँ पे दंडात्मक भी नहीं है। ये सिर्फ ये सुनिश्चित करता है कि आप वहां पे जब भी उसका काम होगा जब उनको जरूरत होगा तो वहां पे आप उपस्थित होंगे। जमानत का आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्ययन हो सकेगा। यह कि अभियुक्त बंद पत्र के शर्तों के अनुसार उपस्थित होता रहेगा। यह कि अभियुक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, दोबारा वो सेम अपराध कारित नहीं करेगा। यह कि अभियुक्त साक्षी को धमकी लालच या तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। उच्चतम न्यायालय और सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां हैं यहाँ पे। तो संहिता की धारा 439 उच्चतम न्यायालय और सेशन न्यायालय द्वारा जमानत में विशेष शक्तियों का उल्लेख किया गया है। सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय सभी मामलों में जमानत ले सकेगा जिनका उल्लेख 437 में किया गया है। सामान्यतः जब धारा 437 के अंतर्गत जमानत इनकार किया जाता है तब सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया जाता है। तो जैसा कि मैं पहले बताया कि आपको 437 में लोअर कोर्ट में आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है प्रोविजन कि आप लोअर कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं बेल के लिए, लेकिन वहाँ पे अगर कैंसिल हो जाता है तो आप वहीं कोर्ट के सेशन कोर्ट में आप आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर सेशन कोर्ट में भी नहीं होता तो आप हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं 439 के तहत। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको प्रार्थना पत्र विचार करते समय न्यायिक तौर पे कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, स्वच्छंद रूप से नहीं। साथ ही जमानत का आदेश स्पष्ट और कारण युक्त होना अपेक्षित है। जमानत पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय अभियुक्त के कारणों का पर विचार किया जाना वांछनीय है। फिर जमानत की राशि युक्ति युक्त होना भी आवश्यक है। जमानत की राशि इतनी हो कि अभियुक्त उसके लिए सक्षम नहीं हो। अत्यधिक राशि अपेक्षा किया जाना जमानत के इनकार किए जाने के तुल्य है। मतलब आपका जो जमानत दे रहे हैं वो भी ऐसा होना चाहिए कि वो जो जमानतदार हो इजली उसको कर सके। इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो जमानत ना ले सके। तो ऐसा करना भी एक ऐसा है कि आपका जमानत से इनकार कर रहे हैं। जमानत स्वीकार करने का यह भी कारण
नहीं हो सकता कि विचारण में विलंब होने की संभावना है और विचारण के मुकाबला करने वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, और वह अस्वस्थ है। जमानत का निरस्त किया जाना 439 की उपधारा 2 में जमानत के निरस्त किए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिस अध्याय के अधीन जमानत पर छोड़ा जा चुका है गिरफ्तार करने का आदेश दे सकेगा और उसे अभिरक्षा में सुपुर्द कर सकता है। सामान्यतः ऐसा तब किया जाता है जब अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है अथवा साक्ष्यों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। असलम बाबा लाल देसाई बनाम स्टाफ महाराष्ट्र के मामले में जमानत निरस्त किए जाने के निम्नलिखित आधार पर बताए गए हैं। जब अभियुक्त को अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त हो जाए और जब अभियुक्त अन्वेषण में बाधा उत्पन्न करे, जब अभियुक्त साक्ष्यों को तोड़ने लग जाए, जब अभियुक्त साक्ष्यों को धमकी देने लग जाए या जब अभियुक्त देश छोड़कर चले जाने की आशंका बन जाए और जब अभियुक्त अन्वेषण से बचने के उपाय करने लग जाए और जैसे छिप जाए, भूमिगत हो जाए आदि, तो ऐसे करने पे आपको यहाँ पे जमानत निरस्त किया जा सकता है। जेठा भाई बनाम गंगा मादले अड़ेदरा के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि ऐसे मामले में जमानत निरस्त किया जाना चाहिए जिसमें अभियुक्त द्वारा साक्ष्यों को तोड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा है अथवा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है जिसमें ऋतु विचारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कौन से मामले में आपको जमानत पे मिलेगा, किस मामले में जमानत नहीं मिलेगा, और जमानत मिल जाता है तो कैसे निरस्त हो जाएगा। 439 सब क्लॉज 2 में यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है कि कब आपका वहाँ पे बिल जो है कैंसिल किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।